हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे हाफिज सईद को लेकर सबसे बड़ी खबर, अज्ञात व्यक्ति ने दिया जहर। बताएंगे दोस्तों क्या है ये वायरल खबर, इसकी सच्चाई, इतने बड़े आतंकी को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे जहां पर मालदीव की बदनाम मंत्री ने भारत के खिलाफ उगला जहर, इस बार तिरंगे का कर दिया अपमान। जी हाँ, बहुत बड़ा अपमान किया है तिरंगे का। बताएंगे क्या किया इस मालदीव की बदनाम मंत्री ने। तो वहीं मालदीव के बाद इस पड़ोसी देश को भारत करेगा फूड सप्लाई, चीन से रिश्ता रखने पर भी भेजेगा प्याज। तो वहीं जबलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में मंच टूटा, इतने लोगों को आया फ्रैक्चर, इतनी महिलाएं हुई घायल। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां हाफिज सईद को लेकर खबर आ रही है, उसके दोस्त ने हाफिज सईद को दे दिया जहर, जिसके बाद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है हाफिज सईद। बता दें दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर कल की बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान की जेल में बंद आतंकी मखज़ूम सईद को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर दिए जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह इस नोकदार पाकिस्तान के अस्पताल में स्टुअर्ट की भर्ती है। किताब की माने तो सरदार की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी भी इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ घटनाओं की पुष्टि हुई है और इस खतरे को अस्वीकार करना आसान भी नहीं है। मुंबई आतंकवादी हमलों का गुनहगार शहीद, पाकिस्तान सरकार की कोठरी में और 78 साल कैद की सजा काटी जा रही है। भारत ने दिसंबर में पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित अपराधी सईद के प्रत्यर्पण की मांग की थी। प्रतिबंधित अपराधी संगठन सरगना उद दावा का सरगना सईद कई संदिग्ध मामलों में भारतीय जांच में शामिल है। तो वहीं आपको बता दें, इस हंगामे के बीच हाफिज सईद के आईसीयू बेड पर कैद होने की खबरें सामने आई है। ऐसे में दोस्तों हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई है द जयपुर डायलॉग्स की खबर में, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो वहीं सरकारी हेल्पलाइन.com पर यह बड़ी खबर आई है, वो हमने आपको दिखाया है। बहरहाल इसकी जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होती है सबसे पहले आपको बताएंगे। अगली खबर की बात करें, जहां सबसे बड़ी खबर, मालदीव की बदनाम मंत्री ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, इस बार तिरंगे का कर दिया अपमान। दरअसल मालदीव की बदनाम और असभ्य पूर्व मंत्री मरियम शियोना ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने मालदीव में होने वाले संसदीय चुनावों को लेकर विपक्षी एमडीपी पर निशाना साधते हुए फिर से भारत का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को खराब रोशनी में दर्शाया गया है। इस पोस्ट में मोहम्मद मरियम शोना का यह बयान तब आया है जब 2 दिन पहले ही भारत ने मालदीव के लिए चावल, गेहूं, चीनी, प्याज सहित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दी है। मरियम शोना मालदीव सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी है। वो मालदीव के युवा अधिकारिता, सूचना और कला मंत्रालय में उप मंत्री के रूप में कार्य करती थी। शोना माले सिटी काउंसिल की प्रवक्ता भी है। शोना ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। भारी प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने बाद में अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया था। मालदीव की सरकार ने तब शोना के बयान से खुद को अलग कर लिया था। वैसे में अगर आप भी मानते हैं कि मालदीव की बदनाम मंत्री ने बयान से कुछ भी कहा हो, वो चीजें भारत बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तिरंगे का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहरहाल मालदीव की बदनाम मंत्री शोना को आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, तिरंगे के अपमान को लेकर बताइएगा जरूर। तो वही नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां मालदीव के बाद एक और पड़ोसी देश को भारत करेगा फूड सप्लाई, चीन से रिश्ता रखने पर भी भेजेगा प्याज। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार की पड़ोस पहले नीति की विश्वसनीयता स्पष्ट है और चाइना समर्थक शासन चलाने वाले मोहम्मद मुइजू शासन होने के बाद भी भारत ने मालदीव को भारी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की है। और अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत श्रीलंका को हजारों मीट्रिक टन प्याज की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा भारत ने 3 अप्रैल को अपने करीबी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात को यानी यूएई को अपने कोटे से अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन प्याज की आपूर्ति की इजाजत दी है, क्योंकि खाड़ी देश हमेशा भारत के लिए प्राथमिकता रहा है। भारत सरकार ने 1 मार्च को भी संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 मीट्रिक टन से ज्यादा प्याज का निर्यात किया था। मालदीव में 21 अप्रैल को महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं और अगर भारत जरूरी सामानों की सप्लाई नहीं करता तो मोहम्मद मुइजू के लिए परेशानी उत्पन्न हो सकता था, लेकिन इसके बाद भी भारत ने जरूरी सामानों की सप्लाई की है। तो वहीं आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का सबसे बड़ा बयान, कहा जीत से बस एक कदम ही दूर, तब तक कोई युद्ध विराम नहीं जब तक हमास सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर देता। बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा युद्ध में जीत से एक कदम दूर है। कहा कि जब तक हमास सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर देता तब तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। बता दें कि हमास आतंकवादियों द्वारा इजराइल पर हमले के बाद पर 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हो गया था। इसके 6 महीने पूरे होने के अवसर पर पीएम नेतन्याहू एक कैबिनेट बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जीत से एक कदम ही दूर है,
लेकिन हमने जो कीमत चुकाई वो दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि जब तक बंधकों की वापसी नहीं होगी तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल समझौते के लिए तैयार है, आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं। नेतन्याहू के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि यह दबाव हमास के खिलाफ बनाया जाना चाहिए। इससे बंधकों की रिहाई हो सकेगी। इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे के में इजराइल हमास युद्ध के बंधकों की तस्वीरें लगाई गई है। तो वहीं आपको बता दें, इजरायली लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। तेल अवीव के सड़कों पर उतरा जन सैलाब। बता दें, इजराइल हमास युद्ध को कल यानी 7 अप्रैल को पूरे के पूरे 6 महीने हो चुके हैं। इस मौके पर इजराइल के लोगों ने बीते दिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का हुजूम देश की राजधानी तेल अवीव पर उमड़ पड़ा। हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोधी नारे भी लगाए। पिछले साल विवादास्पद न्यायिक सुधारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोग तेल अवीव चौराहे पर जमा हुए। लोगों ने तेल अवीव चौराहे का नाम बदलकर डेमोक्रेसी स्क्वायर कर दिया है। राजधानी के अलावा देश के अन्य शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन किए गए। इस दौरान इजराइल के विपक्षी नेता येर लैपिड ने कैफर सभा में एक रैली में भाग लिया। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने आखिरकार शुरू किया ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पर काम। भड़क सकता है अमेरिका, बुरे तरह फंसेंगे शहबाज। बता दें, पाकिस्तान ने आखिरकार ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का काम शुरू कर ही दिया। इसके तहत पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन के 80 किलोमीटर हिस्से का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो ग्वादर से ईरानी हिस्से को जोड़ेगी। पाकिस्तान ने यह फैसला ऐसे समय किया है जब आगामी 22 अप्रैल को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की यात्रा पर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल द न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दिया है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं है। इस प्रोजेक्ट से अमेरिका का भड़कना तय है, जो पहले ही कई बार पाकिस्तान को आगाह कर चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए गले की फांस बनने जा रहा है। द न्यूज की रिपोर्ट में पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इंटर स्टेट गैस कंपनी ने इस बारे में टेंडर जारी कर दिए हैं और यह प्रोजेक्ट पहले से ही 1 दशक की देरी से है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने साफ किया था कि हम पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का समर्थन नहीं करते। इसके पहले दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के अमेरिकी सचिव डोनाल्ड लू ने इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के लिए रेड लाइन कहा था। अब ऐसे में बुरी तरीके से फंस चुके हैं शहबाज। करे तो करे क्या, ना घर के ना घाट के दिखाई दे रहे हैं शहबाज शरीफ। इधर गैस पाइपलाइन के साथ नहीं जुड़ते हैं तो ईरान अपना पैसा मांग लेगा, और उधर ईरान से जुड़ते हैं पाइपलाइन के साथ तो अमेरिका अपने पांव पीछे खींच लेगा। वैसे में शहबाज बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो वहीं नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, चीन की नाक के नीचे 4 देशों का भीषण अभ्यास, क्वाड का अंत। जी हां, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस, इन चारों देशों ने मिलकर दक्षिण चीन सागर में कल से ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। ये चारों देश चीन की नाक के नीचे भीषण नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण भी शामिल है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ये चारों देश मिलाकर क्वाड का निर्माण करते हैं, लेकिन इस युद्धाभ्यास में भारत की जगह फिलीपींस है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत की जगह इसे नए क्वाड का निर्माण किया गया है और क्या अमेरिका क्वाड में भारत की जगह फिलीपींस नया देश है। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में किसी संस्था या किसी ग्रुप को बंद करने का ऐलान नहीं किया जाता है, बस उसके अस्तित्व को खत्म कर दिया जाता है। जैसे सार्क अभी भी मौजूद है, लेकिन भारत ने सार्क के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया है। तो फिर क्या क्वाड का भी सार्क जैसा हाल हो गया है? ऐसा इसलिए कि पिछले 7 से 8 महीने से क्वाड की एक भी बैठक नहीं हुई और आगे कई महीनों तक क्वाड की बैठकें होने को लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। तो फिर क्या अमेरिका ने एक नया क्वाड बनाया है जिसमें भारत की जगह फिलीपींस है? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या अमेरिका यहाँ पर नया गेम खेल रहा है? तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के युद्धाभ्यास पर बौखला गया है। चाइना दक्षिण चीन सागर में शुरू कर दिया गश्त। दरअसल माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के नौसैनिक अभ्यास के जवाब में यह कदम उठाया है। चीन की सेना ने रविवार को कहा कि उसने दक्षिण चीन सागर में हवाई तथा समुद्री गश्त करना शुरू कर दिया और समुद्र में टकराव पैदा करने वाली सभी गतिविधियां नियंत्रण में है। नेक्स्ट खबर बता दें, चीन ने अपनी जमीन पर क्यों बनाई ताइवानी राष्ट्रपति भवन की रेप्लिका? क्या कहीं हमले की तैयारी तो नहीं? बता दें, चीन ने अपनी जमीन पर ताइवानी राष्ट्रपति कार्यालय की एक विस्तृत रेप्लिका यानी ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण किया है जैसा ताइवान में है। इसका खुलासा हाल में ही ली गई एक सैटेलाइट तस्वीर में हुआ है। ये रेप्लिका चीन के इनर मंगोलिया में स्थित चीनी सेना के एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के अंदर बनी हुई है। इस तस्वीर को ताइवान के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसमें ताइपे के महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिले का एक विस्तृत मॉकअप दिखाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस रेप्लिका को चीनी सेना की ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। 26 मार्च को पोस्ट की गई सैटेलाइट तस्वीरों में ताइपे के झोंग झेंग जिले के एक प्रतिबंधित क्षेत्र बोई स्पेशल जोन की प्रतिकृति दिखाया गया है, जिसमें ताइवानी राष्ट्रपति
कार्यालय भवन सहित महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं। जी हाँ, क्या कहीं अमेरिका जैसे देशों को, पश्चिमी देशों को या खुद ताइवान को डाइवर्ट करने के लिए चीन ने ये स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया? क्या लगता है दोस्तों आपको? क्योंकि चाइना लगातार माइंड गेम खेलने की कोशिश करता है। तो वहीं बता दें, बुलेट बम प्रूफ नहीं था पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को ले जा रहा वाहन, पुलिस ने सरकार को दे दी ये रिपोर्ट। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान में पिछले महीने एक आत्मघाती हमले में मारे गए चीनी इंजीनियर्स को ले जा रहा वाहन ना तो बुलेट प्रूफ था और ना ही बम प्रूफ था। संघीय शहबाज शरीफ सरकार को भेजी गई पुलिस की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वाहन में सवार आत्मघाती हमलावर ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सुदूरवर्ती बेशाम इलाके में चीनी इंजीनियर्स के काफिले को उस वक्त निशाना बनाया था जब उन्हें प्रांत के कोहिस्तान जिले में दासू पन बिजली स्टेशन के निर्माण स्थल पर ले जाया जा रहा था। इस हमले में 5 चीनी नागरिक और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। आप सभी जानते ही हैं। जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें कहा गया है कि हमले में निशाना बनाई गई बस मात्र दूसरी बस से 15 फीट की दूरी पर थी। आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को काराकोरम राजमार्ग पर चीनी इंजीनियर्स को ले जा रहे वाहन से टकरा दिया, जिसके बाद वो 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। एक प्रमुख मीडिया समूह ने अपनी खबर में जानकारी दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीनी नागरिक को ले जा रहा वाहन ना तो बुलेट प्रूफ था और ना ही बम प्रूफ था। जी हाँ, अब ऐसे में जिनपिंग का बौखलाना तो तय है, क्योंकि जब पता था शहबाज शरीफ को कि जिनपिंग लगातार चीनी नागरिकों की, चीनी इंजीनियर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चीनी नागरिकों को क्यों नहीं दी गई बुलेट प्रूफ बस? अब ऐसे में जिनपिंग के सामने कटघरे में खड़ा है पाकिस्तान की सरकार। तो वहीं आपको बता दें, ईद से पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी हमले 6 पुलिसकर्मी समेत 12 आतंकवादियों की मौत की बड़ी खबर। जी हाँ, पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 2 दिनों में हुई आतंकवादी घटनाओं में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत 6 सुरक्षा कर्मी मारे गए। इस हमले में 12 आतंकवादियों की भी मौत हुई है। पाकिस्तान सशस्त्र बलों की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि बलूचिस्तान प्रांत में 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो वहीं आपको बता दें, भारत कनाडा को लेकर बड़ी खबर फिर में आने लगा। कनाडा चुनाव में दखल का लगाया आरोप, तो भारत ने कर दी उसकी बोलती बंद। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का महापर्व माना जा रहा है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों को भारत के खिलाफ मुहिम चलाने की जैसे आदत सी बन गई है। भारत भी इनकी हरकतों पर जमकर जवाब दे रहा है। सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं, भारत के लोग भी जवाब दे रहे हैं। हम और आप जैसे लोग जवाब दे रहे हैं। कनाडा की एक रिपोर्ट में बेवजह का आरोप लगाया गया कि वहाँ के चुनाव में भारत दखलंदाजी करता है। एक बार फिर कनाडा के इस आरोप पर भारत ने न सिर्फ करारा जवाब दिया है, बल्कि कनाडा को आईना भी दिखाया। दरअसल भारत में जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, कनाडा के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना मानो कनाडा की आदत सी बन चुकी है। इसीलिए भारत भी हर बार की तरह कनाडा और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आईना दिखाने में देरी नहीं करता है। दरअसल कनाडा ने भारत समेत कई देशों पर बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि भारत ने कनाडा में हुए चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। इस आरोप का भारत ने सिरे से खारिज करते हुए कनाडा को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा ने हम पर आरोप लगाया कि भारत ने उनके चुनावों में दखल दिया है। ये आरोप बेबुनियाद है। दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल देना भारत सरकार की नीति नहीं है। ये कनाडा ही है जो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। वैसे इन दिनों भारत में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। कनाडा के पीएम ट्रूडो की समस्या क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इस तरह के लग रहे मनगढ़ंत आरोपों पर जानकार मानते हैं कि कनाडा भारत से रिश्ते सुधारने के बजाय बिगाड़ने की नई नई कहानियां गढ़ रहा है। बहरहाल आपका जवाब देंगे दोस्तों, कनाडा को कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 12 अप्रैल को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, उधमपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रमुख रविंद्र रैना ने रविवार को यह जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को उधमपुर में मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लगातार तीसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद कर रहे हैं। आम चुनाव 7 चरणों में हो रहे। रैना ने सिंह के समर्थन में प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का अंतिम रूप देने के लिए यहां पार्टी मुख्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं दोस्तों बता दें, अनंतनाग से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद से होगी टक्कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ठीकरा फोड़ महबूबा ने कश्मीर की तीनों सीटों से उतार दिए प्रत्याशी, खुद अनंतनाग से लड़ेंगे चुनाव। दरअसल महबूबा मुफ्ती की ओर से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली ने दक्षिण कश्मीर को जीतने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सारी ताकतें लगा दी हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे लड़ना चाहिए क्योंकि मैं एक योद्धा हूं। पीडीपी संसदीय बोर्ड ने कल कश्मीर के 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, जिससे कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सभी संभावनाएं खत्म हो गई। घोषित 3 उम्मीदवारों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पीडीपी
प्रमुख महबूबा मुफ्ती खुद अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगी। मुफ्ती ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हम कश्मीर की सभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जम्मू में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। भारत गठबंधन को समर्थन उस पार्टी के लिए है जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों का समर्थन करने की इच्छा दिखाई। बता दें, जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से निकले नेता गुलाम नबी आजाद भी अनंतनाग से लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में इन दोनों के बीच में बड़ी टक्कर होने वाली है। मेन खिलाड़ियों में साथ ही साथ रशिया में तैयार हो रहे हैं भारत के 2 युद्धपोत अधिकारियों ने बताया नौसेना के बेड़े में कब होंगे शामिल। जी हां, रशिया में बनाए जा रहे भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत के इस साल के अंत तक काम पर लग जाने की संभावना है। इंडियन नेवी अपने इस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट बोले तो युद्धपोत का बेसब्री से इंतजार कर रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण इन पर काम में देरी हो रही थी। हाल ही में ये खबर आई थी कि रशिया के समंदर में इनका सीक्रेट ट्रायल हो रहा है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पहला युद्धपोत आईएनएस तुशील के नाम से जाना जाएगा, जबकि दूसरा युद्धपोत कमीशनिंग के बाद आईएनएस तमाल होगा। स्टील्थ फ्रिगेट को तुशील वर्ग के युद्धपोतों के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। तुशील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रक्षक ढाल होता। जी हाँ, ऐसे में इंडियन नेवी को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा। अगली खबर बता दे, पाकिस्तान में बेकाबू हुई आईएसआई हाईकोर्ट के जजों ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी तो घर भेज दिए धमकी भरे पत्र। दरअसल पाकिस्तान में आईएसआई इतनी पावरफुल है कि राजनेताओं को तो वो कुछ समझती ही नहीं, जज भी उसके इशारे पर नाचने को मजबूर रहते हैं। किस आरोपी को सजा देनी और किसे छोड़ना है इसका फैसला भी आईएसआई के जनरल ही करते हैं। जो जज ऐसा नहीं करते उन्हें आईएसआई अधिकारी अपहरण करवाकर टॉर्चर करने से भी बाज नहीं आते। न्यायिक कार्यों में आईएसआई के इस बढ़ते दखल से परेशान होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 6 जजों ने देश की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को पत्र लिखकर हालात पर गहरी चिंता जाहिर की। जजों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को लेटर भेजे जाने के बाद अब जजों और रिश्तेदारों के घरों पर धमकी भरे लेटर मिलने लगे हैं। इन लेटर में कुछ पर जहरीला पाउडर लगा है। ये लेटर सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पंजाब के सीएम मरियम नवाज शरीफ को संबोधित करके लिखे गए थे। जी हाँ, बाकी इस लेटर पर क्या लिखा था वो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया, आप पढ़ पा रहे होंगे। साथ ही साथ बता दें अगली बड़ी खबर, जहाँ तालिबानी नेता खुद ज्यादा का ईद पर बड़ा संदेश, कहा मतभेद दूर कर देश के लिए काम करें अधिकारी। जी हाँ, रमजान के अंत में ईद उल फितर के अवकाश से पहले शनिवार को जारी एक संदेश में तालिबान के शीर्ष नेता हिबतुल्लाह खुंदजादा ने अधिकारियों से अपने मतभेदों को दूर करने और देश की सेवा के लिए काम करने का आग्रह किया। तालिबान में किसी भी मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर असहमति बहुत ही कम देखी जाती है, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने न तालिबान नेतृत्व के निर्णय पर विशेष रूप से महिला शिक्षा पर प्रतिबंध को लेकर असहमति व्यक्त की थी। हिबतुल्लाह खुंदजादा के संदेश को उज्बेक और तुर्कमान समेत 7 भाषाओं में जारी किया गया। साथ ही यूक्रेन के पड़ोसी देश में चलेगा पुतिन का राज, राष्ट्रपति चुनाव में बहुत बड़ी जीत, अमेरिका को तगड़ा झटका। जी हाँ, रशिया के साथ 3 साल से चल रही भीषण लड़ाई के बीच यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा है। उसके पड़ोसी देश स्लोवाकिया में पुतिन समर्थक ने बड़ी जीत हासिल की है। यहाँ राष्ट्रपति चुनाव में पीटर पेलेग्रिनी ने बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पीटर ने यूक्रेन युद्ध में पुतिन की नीतियों का पुरजोर समर्थन किया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी वो इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे थे। उन्होंने यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिम से मिल रहे हथियारों की मदद का कड़ा विरोध जताया है। तो वहीं अगली खबर बता दे, आर्थिक दबदबा, क्षेत्रीय दावा रशिया में कैसे मौजूदगी बढ़ा रहा है। चाइना ड्रैगन की चाल में पुतिन फंसना तय माना जा रहा है। जी हाँ, रशिया और चीन वैश्विक मंच पर असीमित साझेदारी का दिखावा करते हैं। हालांकि इन दोनों देशों के बीच अंदर खाने तनाव की आग भी सुलग रही है। इसका सीधा प्रभाव रशिया के सुदूर पूर्वी इलाके प्रीमोर्स की कार्य में देखने को मिल रहा है। इस इलाके में चीनी किसानों की एक महत्वपूर्ण उपज की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका असर स्थानीय रूसी किसानों पर पड़ रहा है। वहीं चीनी किसान अपनी आर्थिक क्षमता से लाभान्वित होकर स्थानीय प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ रहे हैं और स्थानीय रूसी प्रभुत्व के लिए एक चुनौती पेश कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें लगातार रूसी इलाकों पर दावा ठोक रहा है चाइना, और फिर भी रशिया कुछ कह नहीं रहा है क्योंकि रशिया अपना फायदा देख रहा है और वो इनडायरेक्टली इन चीजों पर ध्यान दे भी नहीं पा रहा होगा। तो वहीं आपको बता दें भारत के आसमान में पहली बार इन लड़ाकू विमानों का महासंग्राम F-35 राफेल एरो फाइटर जेट का इस्तेमाल। बता दें भारतीय वायुसेना के लिए एक टेंडर जीतने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा में उलझने के बाद एक बार फिर से फ्रांसीसी राफेल और यूरोपीय यूरो फाइटर के बीच हिंदुस्तान के आसमान में महासंग्राम होने वाला है, जिसका मकसद चीन को संदेश देना है। भारतीय वायुसेना ने 2024 में 2 प्रमुख युद्धाभ्यास आयोजित किए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास का आयोजन करने जा रही है, जिसमें राफेल के साथ साथ यूरो फाइटर जेट गर्जना करेंगे और इस युद्धाभ्यास का नाम तरंग शक्ति रखा गया। ऐसे में भारतीय वायुसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बता दें लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो में मंच टूटा, 7 में से 4 को आया फ्रैक्चर, तो वहीं 3 महिलाएं हुई घायल। आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने
प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जबलपुर में रोड शो किया। इस दौरान गोरखपुर क्षेत्र में बनाए गए 2 मंच टूट गए, जिससे मंच पर मौजूद लोग नीचे गिर गए। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्ची, एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोगों को फ्रैक्चर आया है, जबकि 3 महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं। दरअसल पीएम मोदी की झलक पाने के लिए क्षमता से ज्यादा लोग मंच पर चढ़ गए थे। हालांकि पुलिस उन्हें समझाने में लगी थी, लेकिन लोग जबरदस्ती मंच पर चढ़ते रहे और इसके बाद ये हादसा हो गया। इस पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। तो वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप। कहा रामनवमी पर किसी के बहकावे में न आए। जी हां, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कल पुरुलिया में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एनआईए और सीबीआई भाजपा के भाई भाई हैं। ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का फंडिंग बॉक्स है। हमारे पास लक्ष्मी भंडार है, लेकिन उनके पास ईडी भंडार और सीबीआई भंडार है। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां टीएमसी नेताओं से या तो बीजेपी में शामिल होने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कह रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स विभाग जैसी एजेंसियां भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को यह कहकर डरा रही है कि जब तक वे भाजपा में शामिल नहीं हो जाते उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, जिसने आज तक मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वे चला रहे कांग्रेस गौरव वल्लभ ने किस पर साधा निशाना। आपको बता दें, देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी अखाड़ा सज गया है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के आड़े हाथों दो हाथ कर रही है। दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव में कांग्रेस की सीटें क्यों कम हो रही हैं। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नए विचारों और नए लोगों पर रोक लगाती है। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तब 42 सांसद थे। मैंने सोचा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में नए लोगों और नए विचारों को समझने की ताकत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पिछले 30 सालों से एक ही आदमी बना रहे हैं और अगर उस आदमी के विचार में दम होता तो आज कांग्रेस 42 या 52 सीटों पर नहीं सिमटती। गौरव वल्लभ ने बिना नाम लिए जयराम रमेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब भी वही आदमी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में टीवी में डिबेट करता था और आज भी वही व्यक्ति कम्युनिकेशन का प्रभारी बना हुआ है। आपको बता दें कि जयराम रमेश इस वक्त कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी हैं। गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश पर आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, जिन्होंने आज तक क्लास मॉनिटर का चुनाव तक नहीं लड़ा। क्लास मॉनिटर का चुनाव कैसे होता है उन्हें नहीं पता है। कांग्रेस की ओर से जो लोग लोकसभा चुनाव का टिकट दे रहे हैं, अगर उनसे पूछो, आप पूछो कि बिहार और उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य हैं तो वे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उनसे पूछो कि जालौर और सिरोही कहाँ है तो वे कहेंगे शायद मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में होगा। ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। जी हाँ, यानी कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सारी पट्टी पोल कांग्रेस की खोलकर रख दी वल्लभ जी ने। बहरहाल गौरव वल्लभ को आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों, क्या इन्होंने भाजपा ज्वाइन करके सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन, बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, सीएम हमारे अभिभावक पीएम मोदी के छुए पैर तो तेजस्वी ने अफसोस जताते हुए साधा नीतीश पर निशाना। दरअसल बिहार के बगहा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही नीतीश कुमार पर भी हमला किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि एनडीए में लौटने के बाद नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी के पैर छुए। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हुए, हमें बुरा लगा कि क्या हालात हो चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज मैंने नीतीश कुमार की एक तस्वीर देखी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। हमें बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो गया। नीतीश कुमार हमारे अभिभावक के समान है, उनके जितना अनुभवी कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है और अब वो पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी कभी नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया करते थे, आज नीतीश कुमार उन्हीं के पैर छू रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी ने यहाँ तक मोदी की गारंटी को लेकर क्या कहा बता दें। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब चाइनीज गारंटी, सरकार बनी तो युवाओं को दूंगा रोजगार। जी हाँ, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र पर राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तेजस्वी की ये गारंटी मोदी वाली गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी का मतलब चाइनीज गारंटी है। वे सिर्फ चुनाव में बिहार आते हैं। तेजस्वी यादव रविवार को बगहा चीनी मिल परिसर में आयोजित आरजेडी के मिलन समारोह में बोल रहे थे। जी हाँ, अगली खबर बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वांछित सफलता नहीं मिले तो ब्रेक लेकर किसी दूसरे को कमान सौंप दे राहुल गांधी। जी हाँ, पीके का राहुल गांधी को तगड़ा सलाह। जी हाँ, बिहार के राजनेता व पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की असफलता के लिए रणनीतिक नासमझी को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को वांछित नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को अपना कदम पीछे खींचने का विचार करते हुए संगठन को दूसरों के हवाले कुछ दिनों तक कर देना चाहिए। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के राजनीति में न आने के फैसले को सही स्ट्रेटेजी करार दिया। कहा कि राजनीति में कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना चाहिए। तो वहीं उन्होंने बताया कि दक्षिण और पूर्वी भारत में बीजेपी को तगड़ी वाली बढ़त मिली है। प्रशांत किशोर के इस दावे से विपक्ष में खलबली मच
गई है। जी हाँ, उन्होंने बीजेपी के दावों को मान्य करते हुए अप्रूव्ड करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी सीट एवं मत प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। जी हाँ, ऐसे में प्रशांत किशोर के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सपोर्ट मिलने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।